हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉइल चैप्टर के नोट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सॉइल के चैप्टर में सबसे पहला टर्म आता है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट मटेरियल्स बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो चीज़ थी ये बता रखा था कि ह्यूमस होता क्या है एंड वो बनता कैसे है। ह्यूमस की डेफिनेशन क्या होती है वो ये है, ह्यूमस इज द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल। अभी आप यहाँ देख रहे होगे सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जब आप मिट्टी को छूते हो तो बोलते हो कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, ठीक है। बट जैसे ही आप मिट्टी के खोदते खोदते नीचे जाओगे तब आपको मिट्टी से ऐसे एकदम दुश्मनी टाइप से लगेगी कि मिट्टी कैसे हार्ड सी है, खुद भी नहीं रहा, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो आपको इतनी सॉफ्ट लग रही थी वो कौन थी? ह्यूमस। उस लेयर का नाम था ह्यूमस, जो कि रॉटिंग डेड मैटर से बनी थी। मतलब जितने भी, जैसे समझ लो पेड़ से सूखे पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, कोई जानवर मर जाता है, ठीक है, और उसको वहाँ से कोई इंसान ना उठा के कहीं फेंके, तो वहाँ पर क्या होता है कि धीरे धीरे सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं, कोई भी खराब पत्ता हो, कोई भी खराब जानवर मर चुका हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब ध्यान रहे वो ऑर्गेनिक ही होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो कि डीकम्पोज हो सके, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है ना वर्ड डीकम्पोजिशन, जो चीज़ डीकम्पोजिशन हो सके। अब मोस्टली डीकम्पोजिशन में प्लांट का मटेरियल आ जाता है, प्लांट वेजिटेबल के छिलके वगैरह, और दूसरी चीज़ आ जाती है कोई भी एनिमल। ओके, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें मिट्टी पे ऐसे ही गिर गई हैं या कोई जानवर मर गया है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर कर इसको डीकम्पोज का मतलब ही क्या होता है, जब आप सर्च मारोगे कहीं पर भी तो डीकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। तो ये सारे को एकदम छोटे छोटे उसमें तोड़ देंगे एंड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डीकम्पोजिशन हेल्प करता है। रॉटिंग, रॉटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब सड़ा हुआ। डेड का मतलब क्या होता है, मरा हुआ। या तो कोई सड़ा हुआ क्या हो सकता है, कोई भी छिलका किसी भी चीज़ का, एंड मरा हुआ क्या हो सकता है, कोई एनिमल। अगर कोई भी रॉटिंग या डेड मैटर सॉइल में पड़ा पड़ा रहता है तो उसको डीकम्पोज, क्या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं एंड वो मिट्टी को क्या कर देता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। तो उसी को हम कहते हैं ह्यूमस, जिसकी वजह से आपको सबसे फर्स्ट लेयर जो है इतनी सॉफ्ट दिखती है, ठीक है। क्योंकि इतने ज़मीन के अंदर तक तो कोई भी ना ही इंसान, ना ही जानवर, ना ही कोई छोटा से छोटा रेप्टाइल इतने ज़मीन के अंदर रह सकता है बिना होल किए, ठीक है। ऐसे नहीं रह सकता कि दब कर। तो ऊपर वाली लेयर पे ही रहेगा, तो इसका मतलब जो भी फर्टाइल, जो भी रॉटिंग डेड मैटर होगा, ये सारा कहाँ होगा, ऊपर वाली लेयर पे। तो इतना समझाने का मतलब यही था कि आपको ह्यूमस याद रखना है, ठीक है, कि रॉटिंग एंड डेड मैटर सॉइल पे जो भी प्रेजेंट है, अगर उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो वो ह्यूमस लेयर बना लेता है, ठीक है। Soil is formed by the breaking down of the rocks by the action of the wind, water and the climate, and this process is called a weathering. Weathering क्या प्रोसेस होता है, इसको आप यहाँ अंडरलाइन कर लो कि सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है, ठीक है। एक पत्थर है, अब क्या होता है कि इस पत्थर के बीच में आ जाता है कोई क्रैक। ये कोई क्रैक आ गया, ठीक है, यहाँ पर अब क्रैक बना देती हूँ। ये क्रैक आ गया, ये पत्थर अभी मिट्टी के नीचे है। अब आपने इसके अंदर वाटर डाला, ठीक है, या फिर ये मिट्टी के ऊपर है, ठीक है, जहाँ पर भी है, हवा चली, वाटर डाला आपने, या फिर क्लाइमेट बहुत तेज बारिश हुई, कुछ भी हुआ, अब ये क्या होगा, ये पत्थर का क्रैक और बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये पत्थर थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों में विंड की वजह से, वाटर की वजह से, या फिर क्लाइमेट की वजह से, किसी के भी एक्शन की वजह से ये पत्थर अब धीरे धीरे चकनाचूर हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे हम एनिमल्स को और प्लांट्स को एकदम डिकम्पोज कर रहे थे, वैसे अब ये पत्थर भी धीरे धीरे टूट जाएगा एंड ये पत्थर क्या बना लेगा, सॉइल। तो इस प्रोसेस को कि रॉक्स क्या करते हैं, किस में बदल जाता है, सॉइल में, बाय द एक्शन ऑफ किसकी वजह से, विंड, वाटर एंड क्लाइमेट की वजह से। इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है कि आपके ये बात अभी आपको क्लियर हो गई होगी कि सॉइल में क्या होती है, लेयर्स होती हैं। A vertical section through the different layers of the soil is called the soil profile. Soil profile क्या कहते हैं, जैसे एक स्टूडेंट की प्रोफाइल होती है, एक टीचर की प्रोफाइल होती है, वैसे सॉइल की भी प्रोफाइल होती है। सॉइल की प्रोफाइल क्या है कि इसमें वर्टिकल सेक्शन है। वर्टिकल मतलब क्या होता है, ऐसे सीधा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या मतलब होता है, लेटा हुआ। तो सॉइल में क्या होता है, वर्टिकल सेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें या फिर वर्टिकल सेक्शन कहो आप, या फिर कहो इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी कैसी होती है, तो आप उसको एक लाइन में ये बोल सकते हो कि मिट्टी की बहुत डिफरेंट लेयर्स होती हैं,
ठीक है। अगर आपको आप पूछो कि आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आपका मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ, आपकी प्रोफाइल क्या है, तो आप सबसे पहले उसका नाम बताओगे, ठीक है। तो वैसे सॉइल प्रोफाइल में सबसे पहली चीज़ आप क्या बता सकते हो कि ये वर्टिकल सेक्शन होता है एंड इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती हैं। ईच लेयर इन अ सॉइल प्रोफाइल इज डिफाइंड एज अ हॉरिजॉन। अब हर लेयर को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन। लेयर तो बहुत सारी चीज़ों में होती है, लेकिन जब आप हॉरिजॉन बोल दोगे किसी को तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये सॉइल के लेयर की बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर कितनी लेयर्स होती हैं? ए बी सी। अच्छा, अब मैं वापस अब लेयर्स नहीं बोलूँगी क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लेयर्स को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन। तो कितने हॉरिजॉन होते हैं? 3 हॉरिजॉन होते हैं और एक बेड रॉक होता है, ठीक है। ओके, और हॉरिजॉन, अब मैं इसको बताऊंगी कि इसको हम डी हॉरिजॉन क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको हम बेड रॉक क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम अब अभी बता देती हूँ, क्योंकि हम सॉइल लेयर किसकी बात कर रहे हैं, किसकी लेयर की बात कर रहे हैं? सॉइल की लेयर की बात कर रहे हैं। बट जैसे हम मिट्टी पे नीचे 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 जाते रहते हैं वैसे मिट्टी खत्म होती जाती है और पत्थर आता जाता है। तो पत्थर को भला कोई सॉइल बोलता है क्या? इसलिए हम इसको होराइजन नहीं बेड रॉक बोल रहे हैं। ए होराइजन और टॉप सॉइल इज द सॉफ्ट। अब सबसे पहले ए होराइजन की बात करते हैं, जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी होती है। आपको भी पता है यहाँ पर क्या उगाए जाते हैं, प्लांट्स उगाए जाते हैं। और हॉरिजन, हॉरिजन कह सकते हो या फिर इसका दूसरा नाम होता है टॉप सॉइल। ये सबसे सॉफ्ट, सबसे पोरस लेयर होती है। पोरस क्यों बोला जा रहा है? पोरस इसलिए बोला जा रहा है कि ये अच्छे से वाटर एब्जॉर्ब कर देती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करके रखती है। फिर बी होराइजन क्या होता है? ये मिडल लेयर होती है, बीच वाली लेयर होती है एंड इसमें ये थोड़ी सी हार्डर होती है बट कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। ये उतनी सॉफ्ट रहती है, ठीक है। इसको आप खोद वगैरह सकते हो। सी होराइजन क्या होती है? थर्ड लेयर है जो कि छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है। ये इसका डायग्राम आता है, इसलिए मैंने साथ में डायग्राम भी लगा दिया, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में और कहीं से नहीं लगाया, ठीक है। अब लास्ट है बेड रॉक, जो कि फोर्थ एंड सबसे हार्डेस्ट लेयर है। अगर आपसे ये पूछा जाए 1 मार्क में कि सबसे हार्डेस्ट लेयर कौन सी होती है या फिर सबसे हार्डेस्ट, ऑब्वियसली लेयर बोला जाएगा, होराइजन नहीं बोला जाएगा, कौन सी होती है, तो आपका आंसर होगा बेड रॉक। यहाँ सॉइल प्रोफाइल क्यों लिखा है? क्योंकि आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट क्या है, होराइजन्स हैं एंड वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब मिक्सचर ऑफ द, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो वर्टिकल हो रहा है ना, ये देखो वर्टिकल, ये मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हमने इसको वर्टिकल क्यों बोला? अब हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें डिवीजन होना। बट यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है, ये एक सिंपल लाइन है, इसमें डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल सेक्शन। द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स एंड द ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। सॉइल किसे कहते हैं? सॉइल की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। ये सबसे पहले बता देना चाहिए था, बट आपको ये नहीं समझ आता ह्यूमस क्या होता है, ठीक है। द मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स का मिक्सचर, जैसे सैंडी सॉइल होता है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता ही है सैंड। फिर उसके बाद स्लिट सॉइल होती है, उसके बाद क्लेई सॉइल होती है, उसके बाद लोमी सॉइल होती है। इनके बारे में आपको नहीं पता होगा, बट इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इन सब का मिक्सचर को मिक्सचर और साथ में ह्यूमस, इसको ही हम क्या कहते हैं? सॉइल। अब नेक्स्ट, यहाँ पर अब मैंने ये एक छोटी सी टेबल आप यहाँ देख सकते हो, प्रॉपर्टीज, ये सैंड, सिल्ट और क्ले। यहाँ पर 3 सॉइल के बारे में बात की गई है, यहाँ पर अभी लोमी सॉइल के बारे में बात नहीं की गई है। ओके, सैंड सॉइल में क्या होता है कि सैंड में जब भी आप पानी डालोगे, ऐसा क्यों होता है कि जब आप डेजर्ट्स पे जाते हो तो वहाँ पर आपको ग्रीनरी नहीं दिखती है, वहाँ पर कोई भी पौधा नहीं उगा हुआ दिखता है? वो इसलिए क्योंकि पौधा उगाने के लिए पौधा उगाने के लिए प्लांट बड़ा होना चाहिए, ठीक है। बड़ा होगा, जिंदा रहेगा। जिंदा कैसे रहेगा? जब पानी डालोगे। और ऐसा ही नहीं कि पानी डाल दिया बस, पानी डालने के बाद मिट्टी पानी को अच्छे से पकड़ के रखे। ऐसा नहीं है कि नीचे, अब यहाँ सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर आपने पौधा उगाया, आपने यहाँ से वाटर डाला, ये नहीं कि वाटर नीचे 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 तक चला गया और लास्ट में जाकर रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिट्टी की जो पकड़ होनी चाहिए वाटर को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है, जो प्लांट को बार बार वाटर जब भी उसको ज़रूरत हो तब दे पाए, ठीक है। लेकिन सैंड में ऐसा नहीं होता। सैंड के पार्टिकल्स इतने दूर दूर होते हैं और इतने ज़्यादा क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लार्ज होते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड होती हैं। तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि वाटर को अच्छे से नहीं पकड़ पाता है। जब वाटर को पकड़ ही नहीं पाएगा तो फिर प्लांट को कहाँ से वाटर देगा, इसलिए नहीं हो पाता है, ठीक है, लो होती है। नेक्स्ट, अब सैंड का एक बार पढ़ लेते हैं। ड्रेनेज रेट बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ड्रेनेज, वही मैंने कहा कि वाटर एक तरीके से एक जगह टिकता ही नहीं है, नीचे चला जाता है, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में कोहेशन का मतलब आप यहाँ पे काट के लिख सकते हो, ठीक है, कि उनके बीच में गैपिंग कितनी होती है। यहाँ पर बहुत ही वेरी लो। ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट, अब ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट क्या होता है? अभी बताया था कि जैसे वेजिटेबल के छिलके वगैरह, ठीक है, कोई भी डेड एनिमल्स, कोई भी रॉटिंग मटेरियल, रॉटिंग सड़ा हुआ, डेड मतलब कोई भी मरा हुआ, ये सारी चीज़ें सैंड में हो सकती हैं।
ऑब्वियसली नहीं हो सकती, ठीक है, बहुत लो होती है। देखो सॉइल है तो सैंड में भी आपने देखे होंगे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मिल ही जाते हैं सैंड में, तो वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत डिकम्पोजिशन कर देते हैं, बहुत बहुत लो करते हैं, इसलिए यहाँ पर नो नहीं लिखा है, लो लिखा है। श्रिंक एंड स्वेल्व पोटेंशियल, क्या ये सैंड श्रिंक करते हैं? श्रिंक करने का मतलब, अब जैसे आपने एक मिट्टी ली, आप एक पूरे कटोरे में मिट्टी भर के लेकर आए, अब आपने क्या किया, उसके अंदर वाटर डाला और उसको अच्छे से गोल सा बना दिया, ठीक है, आपने एक उसका अच्छे से गोल सा बॉल बना दी है, ठीक है, अपने घर के पास में मिट्टी लेकर आके उसके बॉल बनाई। अब आप देखोगे कि वो बॉल जितनी आप कटोरी में मिट्टी लेकर आए थे उस कटोरी की साइज से छोटी होगी, इसका मतलब वो बॉल क्या करके श्रिंक कर गई, सिकुड़ गई, ठीक है। क्यों सिकुड़ गई? अब यही आप सैंड की बॉल बनाकर रेत की बॉल बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, तो ये लो होती है इसकी क्वालिटी बहुत। अब सिल्ट पे देखते हैं, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीडियम टू हाई होती है, हाँ ये लगभग थोड़ा बहुत वाटर जो है पकड़ ही लेता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़े बहुत पौधे उगाए जा सकते हैं। फिर इसकी ड्रेनेज रेट लो टू मीडियम, कभी कभी वाटर को छोड़ देता है, कभी कभी पकड़ लेता है, ठीक है। कोहेशन बिटवीन पार्टिकल्स, कितना गैप होता है पार्टिकल्स के बीच में? मीडियम टू हाई, इसमें आप देख ही रहे हो सब में मीडियम टू हाई, ये देखो इसमें भी मीडियम टू हाई, इसमें भी मीडियम टू हाई, इसमें भी मीडियम टू हाई, इसमें भी, बस एक यही है जिसमें लो टू मीडियम है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट कितना होता है? मीडियम टू हाई। श्रिंक, क्या ये श्रिंक करती है? मीडियम टू हाई, ठीक है। आप जब इसका गोला वगैरह कुछ भी बनाने की कोशिश करोगे तो ये थोड़ी देर में ऐसे टूट सा जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्ले। क्ले सॉइल बहुत मस्त होता है, ज़बरदस्त, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छे से वाटर को बहुत ही हाई होती है, बहुत अच्छे से वाटर को जकड़ के रखता है, ठीक है। इसकी ड्रेनेज रेट भी बहुत अच्छी बहुत कम होती है, ठीक है। ऑब्वियसली वाटर को पकड़ के रख रहा है तो वाटर को जाने तो देगा नहीं, तो ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? आप घर के आगे देखते हो, आपके घर के आगे ड्रेनेज सिस्टम बना होता है, ठीक है, जिसमें से पानी निकल जाता है, ठीक है। तो क्ले में तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये अच्छे से वाटर को पकड़ के रखता है। अगर ये हाई है तो ये तो लो होगा ही, ठीक है, अगर ये लो है तो ये तो हाई होगा ही। ओके, कोहेशन बिटवीन पार्टिकल्स, कोहेशन का मतलब कितना गैप होता है? बहुत ही ज़्यादा, वेरी हाई, ओके। कोहेशन, या फिर हम कह सकते हैं गैप जो है बहुत ही ज़्यादा इनके पार्टिकल्स के बीच में कितना ये आस पास रहते हैं, कितना पास पास रहते हैं। ऑर्गेनिक, यहाँ पर आपको बेसिकली कोहेशन वर्ड जो है आपको कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, तो आप इस पूरे टेबल को, ये वाली लाइन को ही आप हटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट कितना होगा? मीडियम टू हाई, ठीक है, इसमें भी हाई लिख सकते हो आप ऐसे, ठीक है, क्योंकि लोग मोस्टली आपके घर के आगे की सॉइल क्लेई तो नहीं होती है, बट मोस्टली ह्यूमस टाइप सी होती है, ठीक है, एकदम क्लेई तो बहुत ही अच्छी सॉइल होती है, ठीक है। तो आपके घर के आगे वाली सॉइल, अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल्स डाल रहे हो, बहुत ही अच्छा है अगर आपकी सॉइल है, तो वो क्लेई बन सकती है, ठीक है। एंड श्रिंक, क्या श्रिंक करता है? हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना। Okay, next. If soil content greater proportion of the big particle, it is called a sandy soil. अब वो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ जो आपकी बुक में लिखा है, ये जिस टेबल थी इसको आप नोट डाउन करना चाहो, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, बाकी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इफ़ सॉइल कंटेंट्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल्स, अगर सॉइल के अंदर पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े साइजेस के दिख रहे हैं, ये देखो सैंड आपको दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े साइज के दिखते हैं, ऐसे आपको उठाते ही हाथ से फिसल जाते हैं, तो वो क्या हो गया? सैंडी सॉइल। प्रपोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हाइयर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है, क्लेई सॉइल्स मतलब सैंडी सॉइल से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और आपस में पास पास में है, फाइन पार्टिकल्स, फाइन मतलब बहुत छोटे हैं, ठीक है, इज रिलेटिवली हाइयर, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लेई सॉइल। अमाउंट ऑफ द लार्ज एंड द फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम एंड देन सॉइल इज कॉल्ड अ लोमी। अब अभी हमने लोमी के बारे में नहीं पढ़ा, हमने स्लिट के बारे में पढ़ा। तो अमाउंट ऑफ लार्ज, अगर आपके बहुत, ये देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे मोटे मोटे से गोल गोल टाइप के मिट्टी रहती है जिसको आप फोड़ते हो, ठीक है, तो वो सॉइल बन जाती है। तो लार्ज और फाइन पार्टिकल्स रहते हैं सेम, इक्वल, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स रहेंगे एंड इज रिलेटिवली हाइयर उनकी कैपेसिटी रहेगी वाटर होल्डिंग। इसको हम लोमी कहेंगे, इसको क्लेई कहेंगे, इसको सैंडी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्ले मतलब पॉट्स, मटका वगैरह बनाने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है, और प्लांट्स उगाने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट होती है। तो प्लांट्स उगाने के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सी सॉइल बेस्ट होती है? टॉप सॉइल, आप लिख सकते हो टॉप सॉइल यानी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल मिक्सचर होती है सैंड, क्ले और सिल्ट तीनों की, तो सोचो कितनी अच्छी सॉइल होगी, ठीक है, लोमी सॉइल। ओके, अब हम पढ़ते हैं परकोलेशन रेट के बारे में। ये यही फॉर्मूला है जो आपकी बुक में दे रखा है। अब आपको क्या करना है,
आपको एक सिलेंड्रिकल ये लेना है, जो आपकी बुक में एक्टिविटी मैं जस्ट आपको वही बता रही हूँ, ठीक है। अब जैसा कि ये मैं नोट्स करवा रही हूँ, मैं चैप्टर नहीं करवा रही हूँ, चैप्टर में मैंने इसका सब कुछ अच्छे से बताया है, ठीक है। तो नोट्स में आपको एक्टिविटी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट का मतलब ये होता है कि सब कुछ शॉर्ट में लिखना। आपने एक सिलेंड्रिकल पाइप ली, इसको मिट्टी के अंदर डाल दिया अच्छे से, इतना हिस्सा आपका मिट्टी के अंदर है, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये अंदर से खोद लिया, आपने इसके ऊपर इतनी मिट्टी भर दी, ठीक है। ऐसा ही आपने सैंड के साथ किया, ऐसा ही आपने क्ले के साथ किया, ऐसा आपने स्लिट और आपने, अगर यहाँ स्लिट की स्पेलिंग गलत है तो आप यहाँ पे ऊपर से देख के इसको ठीक कर लेना। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ऐसा ही आपको क्ले और ऐसा ही आपको लोमी सॉइल के साथ करना है। ओके, अब आपको ये करना है, इसके अंदर वाटर डालना है। अब आप देखो वाटर कितना डालना है, वाटर आप मिलीलीटर में लेना, ठीक है। आपने 200 मिलीलीटर वाटर डाला। ओके, जब आपने इसके अंदर 200 मिलीलीटर वाटर डाला, आपको अपना टाइम स्टार्ट कर देना है और देखना है कि कितने मिनट में तीनों सैंड, क्ले, स्लिट और लोमी कितने मिनट में वाटर एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ठीक है। जितना मिनट, अब समझ लो कितना मिनट होगा, 60 मिनट्स में मतलब 1 घंटे में, ठीक है। आपका वाटर 200 मिलीलीटर वाटर ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कौन, क्लेई सॉइल, समझ लो क्लेई सॉइल, ठीक है। तो 60 मिनट में 200, तो अब 200 को डिवाइड कर दो 60 से, जितना आंसर आएगा वो परकोलेशन रेट होगा। परकोलेशन रेट का मतलब ही यही होता है, परकोलेशन का मतलब होता है कि एक मिट्टी ने वाटर कितना एब्जॉर्ब किया है, मिट्टी कितना टाइम लगाती है वाटर को एब्जॉर्ब करने में। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब मैं आपको बता दूं, वो वाला रेट नहीं है यहाँ पर, रेट का मतलब है टाइम। परकोलेशन का मतलब कितना अमाउंट ऑफ वाटर, रेट मतलब कितने टाइम में। आई होप आप समझ रहे होगे। अब आपके पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या देंगे, वाटर को लीटर में दे देंगे एंड टाइम को आवर्स में दे देंगे। आप क्या करना, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है, कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर्स होते हैं और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, ठीक है। जैसे 60 मिनट्स होते हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना और फिर उसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आपको ऐसा किया होगा, परकोलेशन रेट दे रखी होगी, परकोलेशन रेट, अभी हम इसको निकालते हैं, 200 डिवाइडेड बाई 60 कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा एंड यहाँ 2 10 20 हो जाएगा। अब ये कितना आ रहा है, 10/3 आ रहा है। अब यही आपको 10/3 कहाँ दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा ये 10/3 क्या है, परकोलेशन रेट है, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, 10/3 आपको परकोलेशन रेट दे दिया है। अब आपको पूछा जा रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा। आपको परकोलेशन रेट दिया एंड परकोलेशन टाइम दिया है 60 मिनट्स, ठीक है। आपको 60 मिनट परकोलेशन टाइम दिया है, तो आप ये निकाल लेना, ठीक है। ये 60 यहाँ रखना और यहाँ अमाउंट ऑफ वाटर आपको निकालना है कि कितना है, ठीक है। तो आप क्या करना, 60 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करो, यहाँ से हटा दो, ठीक है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 20 आ गया। अब 20 × 10 करो, कितना आएगा, 200। तो यानी 200 मिलीलीटर आपका कितना है, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा हार्ड आई थिंक नहीं पूछेंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, मतलब बन सकते हैं बट आपको नहीं देंगे, ठीक है। जितने 2 टाइप के हार्ड बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ परकोलेशन का रेट का मतलब बताया, एक बार देख लेते हैं वही जो मैंने आपको समझाया। परकोलेशन रेट ऑफ द सॉइल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द सॉइल, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। परकोलेशन रेट का मतलब, सॉइल के परकोलेशन रेट का मतलब होता है कि एक सॉइल के अंदर कितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, वो कितना एब्जॉर्ब कर पाता है। द रेट ऑफ द परकोलेशन इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द वाटर इन द मिलीलीटर्स कर लेना है यहाँ पर, ठीक है, मिलीलीटर्स टू द परकोलेशन टाइम इन मिनट्स। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि हमने फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बनाया है, ये चीज़ आपको सीखनी चाहिए। जब भी आपको पेपर में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपको फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बना रहा है। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था परकोलेशन रेट, मुझे पूछ लिया परकोलेशन रेट का फॉर्मूला बताओ, डिफाइन फॉर्मूला नहीं, डिफाइन द रेट ऑफ परकोलेशन, डिफाइन करो। तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी, तो रेशियो की जगह आप रेशियो क्या होता है, बेसिकली कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से डिवाइड हो रही है तो उसे हम कहते हैं रेशियो। तो परकोलेशन रेट क्या है, रेशियो है अमाउंट ऑफ वाटर का मिलीलीटर्स में टू द परकोलेशन टाइम इन द मिनट। सो अब नेक्स्ट हम मॉइस्चर के बारे में पढ़ लेते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर का क्या मतलब होता है। मॉइस्चर इज द सॉइल इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। एक मिट्टी नहीं, मिट्टी में कितना मॉइस्चर मतलब कितना वाटर है उसके अंदर, उसी को हम कहते हैं मॉइस्चर। आप सॉइल सैंपल लो, ठीक है, आपने सॉइल सैंपल लिया, एक टेस्ट ट्यूब में सॉइल सैंपल लिया,
पुट इट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक ट्यूब जो कि बॉईल कर रही है, मस्त गरम गरम हीट हो रही है, उसी के अंदर आप वो सॉइल डाल दो। आप देखोगे कि उस सॉइल के अंदर से क्या निकल रहे हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, वाटर के ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं। इसका मतलब उस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर था, उस मिट्टी के अंदर वाटर प्रेजेंट थे, और इस तरीके से हम मॉइस्चर को हटा भी सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं कि हाँ वाटर के अंदर मॉइस्चर होता है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं पेपर में कि एक एक्टिविटी की हेल्प से बताओ कि वाटर के अंदर मॉइस्चर होता है, तो मैंने इतनी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया। ओके, एब्जॉर्प्शन, आई होप आप इसको नोट डाउन कर रहे होगे। अगर आप पहले आप इसको समझ भी लग सकते हो और फिर उसके बाद इसको नोट डाउन कर सकते हो। एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द सॉइल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो मॉइस्चर और एब्जॉर्प्शन में अंतर है। मॉइस्चर का मतलब है कितना पानी, कितना वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है पहले से ही। एब्जॉर्प्शन का मतलब है वो कितना पानी सोखने की क्षमता रखता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर टू जस्ट एब्जॉर्ब द वाटर। The amount of the water absorbed by the soil when water is poured into the soil is called the absorption capacity और absorption of the water by soil। यही definition आप इसको learn कर सकते हो कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक सॉइल एब्जॉर्ब कर पा रहा है जब उसके अंदर वाटर डाला गया, जब उस मिट्टी के अंदर वाटर डाला गया तो उस कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसी को हम उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कितना खा पा रहे हो, ठीक है, तो वैसे ही कितना वो वाटर एब्जॉर्ब कर पा रहा है। नेक्स्ट, अब जैसे आप तो वाटर एब्जॉर्ब करते नहीं, आप तो वाटर पीते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वेट ऑफ द सॉइल, आपने क्या लिया, मिट्टी ली, 50 ग्राम मिट्टी आपने ली, 50 ग्राम सॉइल यू हैव टेकन। अब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर UML। अब आपने मिट्टी ली, उस मिट्टी के अंदर समझ लो कि जितना पानी है उसको आपने U मान लिया। उस मिट्टी के अंदर जितना पानी है, जितना वाटर प्रेजेंट है उसको आपने U मान लिया। समझ लो ये आपने फर्स्ट मिट्टी ली, इस मिट्टी को आपने इस फिल्टर पेपर के अंदर डाल दिया है, ठीक है। इस पहले फनल रखा, उसके अंदर फिल्टर पेपर रखा। अब इस जो मिट्टी आपने ली है A, उसको आपने इसके अंदर डाल दिया। एंड ध्यान रखना उस मिट्टी के अंदर पहले से ही कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर उसने एब्जॉर्ब कर रखा है, U मिलीलीटर। कितना U कुछ भी हो सकता है, ठीक है। U आपका 60 हो सकता है, 60 मिलीलीटर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। एंड धीरे धीरे सॉइल तो ऊपर रह जाएगा, धीरे धीरे जितना भी इस मिट्टी के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा, जितना भी पानी होगा, वो धीरे धीरे ड्रॉप कर जाएगा इस बीकर में। इस बीकर में पानी धीरे धीरे जो है कलेक्ट होता जाएगा। वो होगा आपका फाइनल, वो होगा B। वो बीकर, ये है बीकर, कौन सा, B। ओके, इसके अंदर ये जो यहाँ जो वाटर कलेक्ट हुआ वो है V मिलीलीटर। समझ लो V मिलीलीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अभी देखो, समझ लो यहाँ पर 60 मिलीलीटर वाटर था, बट कलेक्ट कितना हुआ, 40 मिलीलीटर। इसका मतलब है कि अभी भी 20 मिलीलीटर पानी अभी भी सॉइल के अंदर रह गया है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, ठीक है। तो ये मैंने कैसे पता लगाया कि 20 मिलीलीटर वाटर इसके अंदर रह गया? मैंने इन दोनों को, जो पहला का था इनिशियल, जो पहला था कौन सा, इनिशियल मतलब जो पहले से रखा रहता है आपने, और फिर जो फाइनल था, मैंने उन दोनों को माइनस कर दिया। यानी मेरा पहला कौन सा था, U, मेरा दूसरा कौन सा था, V। मैं इनको मान के चल रही थी U और V, ठीक है, आपको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। तो मैंने उन दोनों को माइनस कर दिया। तो यही तो आपका फॉर्मूला है कि अगर आपको निकालना है कि वो कितना वाटर एब्जॉर्ब्ड हुआ है, तो आप U माइनस V कर दो, आप U माइनस V कर दो, ठीक है। अब सुनो, अब आपको क्या निकालना है, आपने वाटर का वॉल्यूम तो निकाल लिया। वॉल्यूम कैसे पता लग रहा है, मिलीलीटर से पता लग रहा है। अब आपको वेट निकालना है कि वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ये 60 मिलीलीटर वाटर का वेट कितना है, ऑब्वियसली बात है 60 ग्राम ही होगा, ठीक है। तो इस 60 मिलीलीटर वाटर का वेट कितना है, समझ लो 60 ग्राम है, ठीक है। अब और ये जो कलेक्ट हुआ है 40 मिलीलीटर वाटर, इसका वेट कितना है, 40 ग्राम ही है, ठीक है। कितना भी ले सकते हो, 30 ग्राम ले लो, जितना आपको दे रखा होगा, ठीक है। ओके, तो ये 30 ग्राम है, ओके। अब ये 30 ग्राम, अब मेरे को क्या निकालना है कि कितना वेट का डिफरेंस है। तो 60 माइनस 40 कर दो, कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली 20 ग्राम। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखो इसको। 1 मिलीलीटर ऑफ द वाटर हैज़ द वेट इक्वल टू द 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर पानी का वेट
1 ग्राम ही होता है, तो इसका मतलब 60 का कितना होगा, 60 ग्राम ही होगा। ठीक है, अब मुझे बोला गया है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड बनता जा रहा है। ठीक है, आपको कोई कह देता है कि मैं आपको एक बीकर पकड़ा दूंगा, आपको एक फनल दे दूंगा, एक फिल्टर पेपर उसके अराउंड आसपास रख दूंगा, और उसके अंदर आपको 50 ग्राम मिट्टी दे दूंगा। ठीक है, 50 ग्राम मैंने आपको सॉइल दे दी, या आपने सॉइल इसके अंदर डाल भी दी। अब बोलता है कि मुझे जितना इस मिट्टी में वाटर है, इस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर है, और यहाँ पर कुछ पानी कलेक्ट हुआ है, ठीक है, कुछ वाटर कलेक्ट हुआ है, कुछ वाटर का अमाउंट कलेक्ट हुआ है। आपसे वो पूछता है, मेरे को ये नहीं जानना कि इधर कितना अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ, मुझे ये बताओ कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड हुआ है। एब्जॉर्ब्ड होने का मतलब डिफरेंस क्या है, मुझे बताओ। परसेंटेज में बताना है, किस में बताना है, परसेंटेज। परसेंटेज की एक खासियत होती है, पता ही होगा कि कुछ भी करो, कोई भी फॉर्मूला लगाओ, अगर उसको 100 से इंटू ना किया, 100 से मल्टीप्लाई ना किया, तो फिर काहे का परसेंटेज। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं, इसको हम 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, ये चीज़ अब कन्फर्म है। ओके, अब यहाँ ध्यान से देखो, आपने क्या पढ़ा था कि आपको किसका परसेंटेज निकालना है, वाटर का। किसका परसेंटेज, वाटर का। वाटर का परसेंटेज निकालना है, तो आप जितना वाटर इसके अंदर सॉइल के अंदर प्रेजेंट था, कितना प्रेजेंट था, मैंने गैस किया था ना ये तो कि 60 मिलीलीटर। ठीक है, जो भी आपके पेपर में दे रखा होगा कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर है, समझ लो आपको दे रखा है 30, आपको दे रखा है 30 मिलीलीटर। और द अमाउंट ऑफ द वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर इज 10 मिलीलीटर। जो पानी बीकर में कलेक्ट हुआ है वो कितना है, 10 मिलीलीटर। जो पानी बीकर में कलेक्ट हुआ है वो 10 मिलीलीटर है। तो आप क्या करोगे, मिलीलीटर वाले को ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ये इसको लगाओगे। ठीक है, इसको क्यों लगा रहे हैं, इसको क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर लिखा होता कि परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ वाटर तो फिर कुछ बात अलग होती, बट यहाँ पर आपको सिंपल वाटर बोला था, तो आप वाटर का फॉर्मूला लगा सकते हो। वो अलग बात है कि 30 मिलीलीटर 30 ग्राम सेम ही होगा। ठीक है, वेट भी सेम होगा, वाटर की वॉल्यूम भी सेम होगी, वेट भी सेम होगा एंड वाटर की वॉल्यूम भी सेम होगी। क्यों, क्योंकि ये लाइन पढ़ो आप। ओके, तो 30 मिलीलीटर माइनस 10 मिलीलीटर कर दिया आपने, कितना आ गया, 20 मिलीलीटर आ गया। अब इस 20 मिलीलीटर का मैं क्या करूँ, ये परसेंटेज है, नहीं, आपको करना है इसको डिवाइड करना है, किससे, 50 से। नहीं, आप सोचोगे हर बार 50 से डिवाइड करते रहो, नहीं, आपको जितना आपका पूरा सॉइल का वेट था, समझ लो 60 था, समझ लो 20 था, जितना भी वेट होगा आपके सॉइल का जो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, उससे आप इसको डिवाइड कर दो। 50 दे रखा है तो आप 50 से डिवाइड कर दो। मैं 60 समझ लो, 60 दे रखा है, मैं 60 से डिवाइड कर देती हूँ। 0 से 0 गया, या 0 से 0 गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया, 1/3। कितना आया, 1/3। अब इस 1/3 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पूरा फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लो। ये चीज़ें नोट डाउन करने की इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये चीज़ लिख लेना कि 1 मिलीलीटर वाटर का वेट 1 ग्राम के इक्वली होता है। ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। ओके, फॉर्मूला यही निकाल लगाना है आपको। आपको क्या क्या दे दिया जाएगा, आपको सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो दे दिया जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है आपको वो दे दिया जाएगा। ठीक है, और फिर आपको सॉइल का वेट दे दिया जाएगा, बस, बाकी तो आसान है। डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कौन से एरिया में, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, इन एरिया में कैसे टाइप के सॉइल, और इनको देखो, आपके पास जितने पैसे होंगे आप उतना ही जो है उसी के हिसाब से आप चीज़ें खरीदोगे। ठीक है, तो जिस देश में जिस प्रकार की मिट्टी होती है वो उसी प्रकार का जो है कोशिश करते हैं कि हम क्रॉप उगाएं। ओके, तो क्लाइमेट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब इतनी ठंडी, आप शिमला की जगह पे, शिमला भले उसकी मिट्टी बहुत अच्छी है, ठीक है, उसकी मिट्टी राइस उगाने के लायक है, बट इतनी ठंडे एरिया में आप राइस कैसे उगा सकते हो। ठीक है, तो क्लाइमेट और सॉइल दोनों ही ज़रूरी होता है। अब जैसे क्लेई और लोमी सॉइल के ऊपर आप सीरियल्स, अनाज, क्या, व्हीट और ग्राम उगा सकते हो, याद रखना। क्लेई सॉइल के ऊपर जो कि अच्छे से, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, जो अच्छे से वाटर को अच्छे से होल्ड कर सके, ठीक है, तो उसके अंदर आप पैडी यानी क्या होता है, राइस और व्हीट, गेहूं उगा सकते हो। लोमी सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसकी हाई ड्रेनिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, जिसमें से पानी अच्छे से निकल जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, उतना पानी वो अच्छे से अपना ग्रैब कर लेती है। तो इसमें आप क्या उगा सकते हो,
लेंटिल्स मतलब मसूर की दाल उगा सकते हो, और भी तो कोई और दाल याद आ रही हो तो वो भी लिख देना, सही हो जाएगा, ठीक है। कॉटन, ये सब वो चीज़ें उगा सकते हो। अब इरोजन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बाय द विंड। अभी कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपकी सॉइल है, इसके ऊपर का जो ह्यूमस वाली जो लेयर है, जो ह्यूमस वाली लेयर है, बारिश हुई बहुत तेज़, ये ह्यूमस वाली सारी लेयर, ये तो बहुत सॉफ्ट है, इसको तो बेचारा कोई भी उड़ा कर लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो एक बहुत तेज हवा का झोंका है और आपकी पूरी ह्यूमस सॉइल को उड़ा कर लेके गया। तो ये जो रिमूवल हो रहा है ना टॉप मोस्ट लेयर का, ये जो सॉइल की सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, इसका जो रिमूवल हो रहा है, ठीक है, चाहे वो विंड कर रहा है चाहे वो वाटर कर रहा है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ, अगर देखो यहाँ पर कोई प्लांट उगा होता तो वो ऐसा नहीं होने देता, ठीक है, कोई प्लांट उगा होता तो वो ऐसा नहीं होने देता, बट इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, बट अगर प्लांट नहीं है तो कुछ इस तरीके से लेयर रिमूव हो जाती है और आपकी आपकी फिर आपकी मिट्टी इतनी गंदी सी दिखने लगती है। आप देख रहे हो इस लैंड पर जितनी भी मिट्टी थी वो सारी जाकर नीचे गिर गई है, सारी जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे गिर गई है। मेथड्स टू प्रिवेंट सॉइल, अब आप इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हो? ऑब्वियस ही बात है, डिफॉरेस्टेशन शुड बी अवॉइडेड, आप पेड़ मत काटो, आप बहुत सारे ट्रीज उगाओ। अब क्ले सॉइल, यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि कौन सी सॉइल, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन, कि पॉट्स, टॉयज, स्टैचूज, इन सबको बनाने के लिए कौन सी सॉइल का इस्तेमाल होता है? वो है क्ले सॉइल, ठीक है। अब आपको पेपर में एक और चीज़ से पूछा जा सकता है, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे, तो ये पूछा जा सकता है कि क्ले सॉइल क्यों यूज़ होती है पॉट्स और टॉयज और स्टैचूज बनाने के लिए? क्योंकि क्ले सॉइल के अंदर क्ले के पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं एंड टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनके अंदर बहुत ही कम जगह होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसपास, बहुत पहले तो आपको कैरेक्टरिस्टिक बता देनी है कि क्ले पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, पैक होते हैं, बहुत ऑब्वियसली पैक होंगे तो बहुत ही कम जगह होगी, बहुत ही कम हवा होगी, ठीक है। आप एक घर में आप 100 लोग रहोगे तो कम ही जगह होगी ना, तो सेम यही हालत क्ले के साथ है। दिस सॉइल डज नॉट कंटेन द कोर्स पार्टिकल, इस सॉइल के अंदर कोर्स पार्टिकल्स नहीं होते, मतलब ऐसे कोई पार्टिकल नहीं होते जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप को बहुत ही ज़्यादा, इनको अगर एक भी वाटर का बूंद मिल गया ना तो ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इस तरीके का कोर्स पार्टिकल्स नहीं होते। कैन बी मॉड्यूल्ड इनटू द वेरियस शेप, अभी हमने देखा था, ठीक है, कि श्रिंक करते हैं कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई श्रिंक करते हैं, ठीक है, ये किसी भी शेप में मोल्ड हो सकते हैं, आप इनको किसी भी शेप का बना सकते हो एंड बिकम्स हार्ड ऑन ड्राई। और अगर आपने एक बार शेप का, जैसे आपको बॉल से खेलना है तो आपने क्ले सॉइल का बॉल बना दिया, आपके घर के बाहर नहीं मिलेगी क्ले सॉइल, ठीक है, वो तो ह्यूमस वाली सॉइल है, ठीक है, अगर आपने उसका बॉल बना दिया तो फिर बॉल बनाने के बाद ही बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली मटकास वगैरह बनाने के लिए इसी सॉइल का यूज़ होता है। आई होप आपने ये नोट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना एंड शेयर करना अपने क्लास ग्रुप, स्कूल ग्रुप्स में, जिससे उनको भी ये नोट्स मिल सके एंड हेल्पफुल हो। एंड एक कमेंट तो ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगे, एंड अगर आपका कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, एंड आपको किस चैप्टर पे कैसी वीडियोस चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, जिसकी वजह से आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।